मैं मेक सिंह, सहायक अध्यापक अंग्रेजी कुमरुतुम सिंह, वैदिक इंटर कॉलेज मतलब भी बधाई। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले टर्म पर पोइट्री शुरू करने से पहले मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच समझा दिए थे, उनको नोट भी करा दिया था। और पोइट्री क्या है, पोइट्री की क्या जरूरत पड़ी है, पोइट्री का क्या उपयोग है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले टर्म पर पिछले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की थी। इसी क्रम में अब हम आज जो आपके कोर्स की पहली पोएम है, पोएम फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए लाइफ, इसको मैं आपको समझाने और एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो बहुत अच्छा है, और टेक्स्ट बुक नहीं भी है तो स्टेंजा वाइज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला स्टेंजा जो है मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। यदि बुक नहीं भी है तो आप इसको नोट कर सकते हैं और इससे आपको समझ सकते हैं। ये पहली पोएम जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल विजडम जो उसके पोइट हैं सर हेनरी वॉटन, जो बिलोंग करते हैं 17वीं सेंचुरी को, उन्होंने इस पोएम में जो है हमें ये बताया है कि हम किस तरीके से खुश रह सकते हैं। एक खुश जीवन, प्रसन्न जीवन जीने की क्या कला है, वो कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए कि जिससे हम एक हैप्पी लाइफ लीड कर सकें, सर हेनरी वॉटन ने यहाँ पर बताया है। जैसा कि हमारा जो ये मानव जीवन है और हमारा ये जीवन का उद्देश्य है, हम सब आनंद के लिए बने हैं, या हमारी सर्च हमेशा आनंद, खुशी या हैप्पीनेस के लिए होती है। जितने भी हम कार्य करते हैं हम सब जो है वहाँ पर खुशी या आनंद की तलाश करते हैं। वेद में भी एक सूक्ति आते हैं, आनंदी भव। किस तरीके से हम हैप्पीनेस को गेन कर सकते हैं, इस पोएम में सर हेनरी वॉटन ने हमें बताया है। और हैप्पीनेस के जितने भी नियम हैं वो सब हमारे पास है। ये कोई बाहरी नहीं है, ये कोई आउटवर्ड चीज नहीं है, ये इनवर्ड। हमें कुछ कंडीशंस पर खड़ा करना होता है जिससे हम एक प्रसन्न जीवन व्यतीत कर सकें। तो इसका जो टाइम पीरियड है इन पोएट का वो 17वीं सेंचुरी है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जब आप हिंदी काव्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल ये सब होता है। इसी तरीके से जब आप इंग्लिश पोएट्री पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर में भी एजेज हैं, 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी जिसको एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी जिसको क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, इन सबको जो है वो क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इस क्रम में जो है वो सर हेनरी वॉटन का जो टाइम पीरियड है वो 17वीं सेंचुरी है। और इस स्टेंजा का जो गाना पैटर्न है वो ABAB, जैसा कि आपने पिछले क्लासेस में भी ये सीखा होगा कि हर पोएम का अपना एक पैटर्न होता है। तो इसका जो पैटर्न है इस स्टेंजा का ABAB है। जैसा कि जो भी जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो जो लास्ट वर्ड से एक तो बंदी बनती है, जैसे टॉट और थॉट लगभग एक ही तरीके का जो ध्वनि है वो क्रिएट करते हैं, या बिल और स्किल। तो इसको फर्स्ट और थर्ड को एयर ए
क्योंकि उनका रिदम एक जैसा है। बिल और इसके सेकेंड और फोर्थ तो उनको हम बी भी मान लेते हैं। तो इस तरीके से इसका जो पैटर्न आता है ए बी ए बी। जैसा कि सर हेनरी वॉटन 17वीं सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, तो उस समय का जो इंग्लिश है वो हमारे मॉडर्न इंग्लिश से थोड़ा सा फर्क है उसमें। तो कुछ वर्ड्स में आपको वेरिएशन मिलेगा, मैं आपको समझाता हुआ चलेगा। दूसरा, पोइट्री पढ़ने का जो स्टाइल होता है इसमें लाइन टू लाइन अर्थ क्लियर नहीं होता है। इस बात को आप समझेंगे। जहाँ पर आपको कॉमा मिलता है, सेमीकोलन मिलता है, फुल स्टॉप मिलता है, वहाँ पर एक सेंस पूरा होता है। तो जहाँ पर भी हमें सेमीकोलन या फुल स्टॉप मिलेगा, मतलब लाइन से नहीं होता, वहाँ पर पोइट अपना एक सेंस पूरा कर रहा होगा। तो ये ढंग होता है पोइट्री को समझने का और पढ़ने का। स्टेंजा फर्स्ट में पोइट एक हैप्पी मैन के बारे में, उसकी कुछ क्वालिटीज के बारे में यहाँ पर बताता है। हाउ हैप्पी इज ही वाज नॉट टॉट दैट such not another's will, whose armor is his honest thought and centered to his utmost skill. How happy is he was not taught. वो व्यक्ति वास्तव में खुश हो सकता है। दैट सर्फ, देखिए सर्फ जो स्टाइल है लिखने का, ओल्ड स्टाइल है 16th 17th सेंचुरी का, इसका तो सही होगा वो शब्द जो आज हम ऐसे यस लगाते हैं या पार्टिकल लगाते हैं ईडी से, तो पहले उसको टीएस से लिखा जाता था। तो शब्द मीन शब्द। कोशिश करेंगे आप जो कठिन वर्ड्स आएंगे उनको इंग्लिश की इंग्लिश सीखेंगे, क्योंकि आप जो एक्सप्लेन करेंगे वो इंग्लिश में करेंगे। That shall not another should will. Will means desire. वैसे will के दो मीनिंग होते हैं। will एज ए हेल्पिंग वर्ब, मोडल ऑक्सिलरी भी है, लेकिन यहाँ पर will का मतलब होता है desire, इच्छा। पहली पार्टी बताता है पोएट कि वो व्यक्ति वास्तव में खुश हो सकता है जो दूसरों की इच्छा को पालन करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, या जो दूसरों की इच्छा के द्वारा गाइडेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ जो रियल हैप्पी मैन है वो अपनी इच्छा का स्वामी होता है, उसका अपना विल पावर होता है, वो दूसरों की इच्छा के द्वारा संचालित नहीं होता। जैसे कि हम जानते हैं कि इच्छाएं दुख का कारण होती हैं, अपनी ही इच्छाएं ही दुख का कारण है। ऐसी स्थिति में यदि आप दोनों दूसरों की इच्छाओं के गाइडेड होने लगे तो निश्चित रूप से फिर आप खुश नहीं रह सकते। इसलिए हमको अपनी इच्छा का मालिक होना चाहिए, हमारी अपनी विल पावर होनी चाहिए। अगली बात कोई कहता है whose armor is his honest thought। ये मेटाफर लास्ट टर्म पर हमने आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच क्रिएट कर दिए थे, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट टाइम पर कि जब तक आपको फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं आएंगे तब तक आप पोइट्री को ना तो सही से समझ सकते हैं और ना उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए इस मेटाफर को यहाँ पर समझेंगे। वो जो आर्मर कहते हैं कवच, यहाँ पर प्रोटेक्शन। कवच पहले जो योद्धा होते थे जो एक आयरन शर्ट पहनते थे, जो तीर भाला और तलवार से सुरक्षा करते थे, उसको आर्म कहते थे। यहाँ पर आर्म का मतलब प्रोटेक्शन से। ये इज ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदारी के जो विचार हैं वही उसका प्रोटेक्शन है, वो उसके लिए कवच का काम करते हैं। तो इस मेटाफर में जो ऑनेस्ट थॉट हैं उनकी तुलना की है एक आर्मर या एक
कवच से की गई। जिस तरीके से जो कवच है वो बाह्य आक्रमणों से तलवार या भाला या तीर से एक वॉरियर को प्रोटेक्ट करता है, इसी तरीके से एक रियल हैप्पी मैन अपनी सुरक्षा अपने ऑनेस्ट थॉट से करता है। सो इन दिस मेटाफर honest thoughts are compared to an armor which protected person। तो एक रियल हैप्पी मैन जो होता है वो अपनी सुरक्षा ईमानदारी को विचारों से करता है। अगली बात कहता है एंड सिंपल ट्रुथ इज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट अल्टीमेट लास्ट। और स्किल कुशलता, उसकी योग्यता एबिलिटी, और सत्य ही उसकी आखिरी कुशलता होती है। वो सत्य में ही विश्वास करता है, सत्य से ही वो गाइडेड होता है। जो दुनिया की दूसरी जो चालाकियाँ मकारियाँ हैं उनमें विश्वास न करके वो केवल ट्रुथ में विश्वास करता है। तो इस स्ट्रेंजा में हैप्पी मैन के लिए सर हेनरी वॉटन ने 3 चीज़ों के बारे में मुख्यतः बताया। पहला, और उसके पास अपना विल पावर होता है, वो अपनी विल पावर से गाइडेड होता है। दूसरा, वो ऑनेस्टी में विश्वास करता है। तीसरा, वो ट्रुथफुल होता है। इसी को जब हम एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्टेक्स्ट इसका एक लाइन का होगा। इन दिस स्टैंजा the poet tells us about some quality of a real happy man that may be explained as follows। जब इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो इन्हीं 3 बातों को ध्यान में रखकर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। According to the poet, a real happy man is the master of his own willpower. He is not guided by the desire of others। Secondly, a real happy man protects himself from his honest thought. For him, honesty is the best policy. Here, the poet uses the figure of speech metaphor in which honest thoughts are compared to an armor. As a warrior protects himself with the help of his armor, in the same way, a happy man protects himself by his honest thoughts. And thirdly, a real happy man believes in truth. For him, truth is the ultimate ability and skill, as it is said that truth is God। देखिए इसमें स्टैंजा क्यों कहता है whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or world of breath। आप समझेंगे whose passions not his masters are, समझे भाई फिर आप इसकी पर्सनिफिकेशन पैशंस आर पर्सनिफाइड, पैशंस को पर्सनिफाइड कर दिया गया है। पैशंस स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, हिंदी में इसको मनोवेग कहते हैं, जो मन के वेग को बढ़ाते हैं। मन के वेग को बढ़ा दें जो हमें एबनॉर्मल करती है। फॉर एग्जाम्पल फीलिंग्स ऑफ एंगर, ग्रीड, वरी, रिवेंज, ये सब पैशंस हैं। और जब भी हम पैशनेट होंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। पोइट यहाँ पे भी कहता है कि वो व्यक्ति खुश रह सकता है पैशन जिसके मालिक नहीं है, या जो अपने पैशंस का गुलाम नहीं है, या जो अपने पैशंस के द्वारा गाइडेड नहीं है। यदि आप फीलिंग्स ऑफ एंगर, ग्रीड, वरी, रिवेंज, इन सब से आप प्रभावित हो जाते हैं
तो फिर आप खुश नहीं हो सकते, क्योंकि आपको एबनॉर्मल कर देते हैं। और जो एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है उसमें आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। तो फर्स्ट लाइन में पोएट कहता है कि जो अपने पैशंस का गुलाम नहीं है या पैशन जिसके ऊपर हावी नहीं होते हैं, वो व्यक्ति खुश रह सकता है। आगे कहता है whose soul is still prepared for death, जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार होती है। यदि आप मृत्यु के भय से ग्रस्त रहते हैं तो आप खुश नहीं हो सकते। ए रियल हैप्पी मैन ये जानता है कि सोल इमॉर्टल है, आत्मा अमर है, वो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है, इसलिए वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। वो केवल जो है बॉडी स्तर पर जीवित नहीं रहता है, बल्कि सोल में विश्वास करता है। सोल जो मृत्यु से कभी प्रभावित नहीं होता, मृत्यु जिसको मार नहीं सकती, एक रियल हैप्पी मैन ऐसा विश्वास करता है, इसलिए उसकी आत्मा जो कभी मरती नहीं है, इसलिए वो हमेशा एक फियरलेस लाइफ लीड करता है, बिना मौत से डरे। आगे कहा unto the world with care of friends to love or welcome prayer, untied free मुक्त होना, unto from the world with care जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त है। कैसी सांसारिक चिंता? आप मैन ऑफ वेल्थ एंड पावर, जो बहुत धनाढ़ और शक्तिशाली लोग, और वल्गर मीन्स क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉमन पीपल, साधारण लोगों की आलोचना। जो रियल हैप्पी मैन है वो सांसारिक चिंताओं से मुक्त। कैसी सांसारिक चिंताएं? ना तो ये चाहता है कि जो शक्तिशाली लोग हैं, मैन ऑफ पावर या जो मैन ऑफ वेल्थ है, वो उसका फेवर करें, वो उनका फेवर गेन करने के भी चक्कर में नहीं रहता है। दूसरा, जो साधारण लोगों की आलोचना है उससे वो नहीं करता है। तो रियल हैप्पी मैन जो है वो दोनों स्थितियों पर परवाह नहीं करता। ना तो वो ये चाहता है कि जो मैन ऑफ पावर और मैन ऑफ वेल्थ हैं और वो उससे प्रेम करें, उनका फेवर करें, और ना ही वो साधारण लोगों की आलोचना से डरता है। इस तरीके से वो हमेशा अपना जीवन जीता है। इसी बात को इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देंगे। According to the poet, a real happy man is not guided by his passions like the feelings of anger, revenge, worry, jealousy, etc. He is free from all such kinds of passions. Secondly, he is fearless. He is not afraid of death, as he believes in the existence of soul. He knows very well that soul is immortal and it is not the subject of death and decay. Thirdly, a real happy man is free from the worldly cares. He does not want that the man of power and man of wealth may favor him. On the other hand, he does not care for the criticism of the common people. In this way, he always leads his own life. अब देखिए स्टैंजा 3 में कोट क्या कहता है? Who had his life from rumors free, whose conscience is in strong retreat, whose state can neither flatter us feet, nor him make objections great. आप समझेंगे who hath holding सिस्टम, जिसको हम मॉडर्न इंग्लिश में हैव या हैड कहते हैं, उस समय 16th और 17th सेंचुरी में इसको हैव कहता था।
who had his life from rumors, scandals of lying. प्रसन्न जीवन की और क्या विशेषताएं होती हैं या हैप्पी मैन की और क्या क्वालिटीज होती हैं, पोएट यहाँ पर ये बताता है जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है, जिसकी लाइफ में स्कैंडल्स हैं, र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, ऐसा व्यक्ति कभी भी खुश नहीं रह सकता। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जीवन में स्कैंडल्स ना हो, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होनी चाहिए। कुछ कंसर्न से स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, ये मेटाफर है। कंसर्न्स विवेक या चेतना, जिसका चेतना उसकी मजबूत प्राणस्थली है। रिट्रीट शेल्टर, ये मेटाफर है। इसमें जो कंसर्न्स है, विवेक या चेतना है, उसको कंपेयर किया गया है एक शेल्टर प्लेस से, एक सुरक्षित और मजबूत प्राणस्थली। तो विवेक या जो कंसाइंस है, विवेक या कंसाइंस क्या अच्छा है क्या बुरा, इसको डिफ्रेंशिएट करने की जो क्षमता होती है उसको विवेक या इंग्लिश को उसमें कंसाइंस कहते हैं। तो रियल हैप्पी मैन जो है उसका कंसाइंस बहुत क्लियर और मजबूत होता है, उसी में वो साथ देता है। यही कारण है कि वो हमेशा गलत चीज़ों को अवॉइड कर जाता है और सही चीज़ों को वो फॉलो करता है। ये उसकी प्रसन्नता का राज होता है। जब तक आपका कंसाइंस नहीं है, आप चेतन स्थिति में नहीं है, तब तक आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा। तो जो रियल हैप्पी मैन है उसकी दूसरी विशेषता बताई है कि उसका कंसाइंस बहुत मजबूत होता है, ताकि whose state can neither flatter speech nor lewd make audacious great। थर्ड टाइम वो कहता है जो कभी चापलूसों फ्लैटर्स एडवोकेट, जो कभी चापलूसों के द्वारा प्रभावित नहीं होता कि जो कभी चापलूसों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। जो चापलूस या मक्कार लोग हैं वो अपनी मीठी बातों से, झूठी तारीफ से हमें सेटिस्फाई कर देते हैं। ये आप इस आदत में हैं कि कोई मेरी तारीफ करे तब मुझे खुशी होगी, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। इसका जो बहुत सारे फ्लैटर्स होंगे, एडवोकेट होंगे, वो इस स्थिति का गलत फायदा उठा लेंगे। नॉट विल मेक ऑफिसर्स ग्रेट, और न ही वो इस बात से डरता है कि जो टैलेंट ऑपरेशंस में टैलेंट आर क्रूअल पीपल, कि जो तानाशाह लोग हैं या जो निर्दयी लोग हैं वो उसको तबाह या बर्बाद कर देंगे। तो रियल हैप्पी मैन दोनों ही स्थितियों से परे है। ना तो वो अपनी चापलूसी चाहता है, ना अपनी झूठी प्रशंसा से वो सेटिस्फाई होता है, और ना ही वो इस बात से डरता है कि जो टैलेंट है, जो क्रूअल पीपल हैं, जो तानाशाह हैं, वो उसको कोई हानि पहुंचा देंगे। तो दोनों ही स्थिति में फिर आपको तारीफ सुनने की आदत है या फिर आप भैंसे ग्रस्त हैं तो आप खुश नहीं हो सकते। खुश होने के लिए आपको इन दोनों स्थितियों से उभरना होगा। पूरे स्ट्रेंजर को एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ए रियल हैप्पी मैन is free from all kinds of rumors or scandals. He always leads a simple life without any complications or rumors. Secondly, a real happy man is the man of strong conscience. Here, the poet uses the figure of speech metaphor in which conscience is compared to a sheltering place. A real happy man knows very well what is good and what is bad. That's why he always avoids bad and follows the path of righteousness, as he has a strong conscience. Thirdly, a real happy man
is not influenced or satisfied with the hypocrites or the flatterers. On the other hand, he does not fear that the tyrant or the cruel people may harm him. In this way, he always leads a fearless life, and that is the main principle of his life. अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जाकर समझेंगे. Who envies none whom chance doth rage nor bias, who never understood how deepest bounds are given with page, nor rules of the state but rules of gold. Who means a real happy man, and which feels jealousy, ईर्ष्या करना. Whom chance doth holding style, जैसा पीछे बताया, जिसको डू या डज लिखते हैं तो होल्डिंग स्टाइल में उसको 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में डू या डज लिखते थे. नॉट बाइस बट राइट. सेमीकोलन बोला एक सेंस पूरा हुआ. जैसा मैंने बताया कि लाइन टू लाइन अर्थ की वेब ना होकर जिधर भी आपको पुस्तक में सेमीकोलन मिलता है एक सेंस पूरा होता है. यहाँ तक का अर्थ हुआ ए रियल हैप्पी मैन एक डिप्रेशन व्यक्ति होता है, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं रखता जिन्हें सफलता बाई चांस मिल गई हो. होम चांस डॉट रिच, जो केवल जिन्हें चांस मिल गया हो या बाई चांस जिनको सफलता मिल गई हो, उनसे भी किसी भी तरीके की वो जेलसी नहीं रखता. ह्यूमन नेचर है. जनरली हम देखते हैं किसी व्यक्ति को अगर सफलता बाई चांस मिल गई हो तो दूसरे लोग उससे जेलसी करने लगते हैं. बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. किसी स्टूडेंट से मान लीजिए कम मेहनत की और उसके मार्क्स ज़्यादा आ गए, आपने ज़्यादा मेहनत की मार्क्स कम आए, तो स्वाभाविक का ये होता है कि अरे हम जो इतनी मेहनत करी और हमारे इतने मार्क्स नहीं आए, उसने कम मेहनत करी ज़्यादा आ गए. अगर आप ही गए तो आपका तो क्या रहेगा. ऐसी कोई भी व्यक्ति अगर बाई चांस भी तरक्की कर जाता है तो आप उसमें जेलस होने की जरूरत नहीं है. कि अगर जेलस होते हैं तो आप अपना हैप्पीनेस होने लगते हैं. तो वही यहाँ पर सर हैरी वॉटर कहते हैं कि रियल हैप्पी मैन उन लोगों से भी कोई जेलसी नहीं रख करता जिन्हें सफलता बाई चांस मिल गई हो. अगली बात कहते हैं who never understood how deepest bounds are given with praise. यह मेटाफर है. ये deepest बहुत गहरे और बाउंड्स होते भाव प्रेज प्रशंसा, वह नहीं जानता है कि प्रशंसा से गहरे भाव कैसे किए जाते हैं. यहाँ पर मेटाफर है. जो वर्ड्स ऑफ प्रेज प्रशंसा के शब्दों की तुलना जो है वो किसी धारदार हथियार से की गई है जो घाव कर देता है. जनरली जब भी दूसरे की प्रशंसा सुनते हैं लोग तो फिर उन्हें बड़ा कष्ट होता है क्योंकि वो अपनी ही प्रशंसा सुनना चाहते हैं, दूसरों की प्रशंसा सुनना नहीं चाहते हैं. तो जो ये रियल हैप्पीनेस है वो इस तरीके की फीलिंग्स पर होता है. वो जब भी दूसरों की प्रशंसा सुनता है तो उसे कभी भी जो फीलिंग्स ऑफ जेलसी है वो क्रिएट नहीं होती. वो ईर्ष्या से परे है. ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ कोर्ट. लास्ट लाइन कोर्ट बताता है जो रियल हैप्पी मैन है वह राज्य के नियम जो बाह्य नियम होते हैं उनसे ही गाइडेड नहीं होता बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि जो अच्छाई के नियम होते हैं उनसे गाइडेड होता है. इट मीन्स वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, आत्म अनुशासन वाला व्यक्ति होता है. यदि आप तभी अनुशासन में रहते हैं जब दूसरे आप पर अनुशासन करते हैं तो फिर आप खुश नहीं रह सकते. जो रियल हैप्पी मैन होता है वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है. जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं तो फिर दूसरों के द्वारा जो नियम होते हैं
के जो वही नियम होते हैं उनके द्वारा आपको गाइडेड होना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप खुद ही डिसिप्लिन हैं अपने आप में, आप अच्छाई के नियमों के द्वारा गाइडेड हैं। इसी बात को इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। इन दिस स्टेंजा द पोएट टेल्स अस दैट ए रियल हैप्पी मैन डज नॉट फील एनी काइंड ऑफ जेलसी इवन टू दोज who get success only by chance. It means that he is able to the feelings of jealousy. Further, the poet says that a real happy man does not feel any kind of pain or jealousy when he hears the praise of others. Here, the poet uses the figure of speech metaphor in which the words of praise are compared to some knife or some other weapon that creates some bond. It means that a real happy man does not feel any kind of jealousy when he even hears the praise of others. Thirdly, a real happy man is not guided by the outward rules of the rule of the state, but he is always guided by the rules of goodness. In other words, we can say that a real happy man is self-disciplined. That is why he always guided by the rules of goodness, and he need not the other kind of rules. अब फिर सेशन में देखिए, who God does late and early pray, more of his grace and gifts to lend, who entertains the humblest day with the best in the book of friends. Who means a happy man? God does older sister, जिसको मॉडल इंग्लिश में लिखते हैं। Late and early pray, late evening, early morning. रियल हैप्पी मैन की पहली विशेषता इस स्टेंजा में बताता है पोएट, जो रियल हैप्पी मैन है वो गॉड फियरिंग होता है। सुबह शाम वह ईश्वर की प्रार्थना करता है। जब भी हम गॉड फियरिंग होते हैं, गॉड के बारे में जब हम ऐसा रिसर्च करते हैं कि वो हमारे एक एक थॉट को जानता है, नोट करता है, तो हम बहुत सारे जो हमारी इविल थॉट्स हैं, गलत विचार, उनसे हम बच जाते हैं। तो रियल हैप्पी मैन जो है गॉड फियरिंग होता है, सुबह शाम वो ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव्स टू लैंड, वो जो कुछ भी अचीव करता है इस दुनिया में, वह इसको ईश्वर का गिफ्ट मानता है। जो भी उसकी उपलब्धि है, जो भी उसकी अचीवमेंट्स हैं, वो उसको ईश्वर की गिफ्ट मानता है। जो कुछ भी हम हासिल करते हैं, यदि हम उसे अपनी सफलता मान लेते हैं तो हमें ईगो आ जाता है, और ईगो वाली स्थिति में आप मेंटली एबनॉर्मल हो जाते हैं। एबनॉर्मल माइंड से आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो ये रियल हैप्पी मैन जो कुछ भी अचीव करता है, जो भी इसकी सफलता होती है, वो इसको ईश्वर का गिफ्ट मानता है। इस तरीके से जो भी एक सेंस ऑफ ईगो है, उससे वो हमेशा मुक्त रहता है और हमेशा एक खुश जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि ये बहुत ही साइकोलॉजिकल है कि जब भी आप अपनी सफलता को अपना मानोगे तो अपनी असफलताओं को भी अपना मानोगे। असफलता वाली स्थिति में फिर आप बहुत दुखी होने लगेंगे। इसलिए जो रियल हैप्पी मैन होता है वो स्टोइक होता है। दोनों ही परिस्थितियों में हमेशा वो खुश रहता है। जो भी अचीव करता है उसको वो ईश्वर का ब्लेसिंग मानता है। एक खुश रहने का बहुत अच्छा तरीका है। Who entertains
the harmless day with a gratefully no carbon diet। अगली क्वालिटी वर्ड बताता है कि ये अपना समय या तो एक बहुत अच्छी किताब वेल चोजन बहुत अच्छी किताब के साथ या फिर बहुत अच्छी बुक के साथ बिताता है। हार्मलेस डे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। ये हैप्पी मैन की ये क्वालिटी होती है कि वो अपना समय बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए या तो एक अच्छी किताब के साथ या एक अच्छे मित्र के साथ बताता है। तीनों बातें यहाँ पर बहुत समझने की हैं। हार्मलेस डे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। हमें किसी भी तरीके से एकदम खुश जीवन जीना चाहते हैं तो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, ना तो अपने कार्यों से, ना ही अपनी बाड़ी से और न ही अपने विचारों से किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। तीन तरीके के जो पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक, उन तीनों से हमें बचना है। ये हम रियल हैप्पी लाइफ को लीड करना चाहते हैं। और अगली बात, वेल चोजन बुक। आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताब का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये वैसे ही होता है जैसे एक मित्र होता है। अगर मित्र खराब है तो संगति हो गई तो उसका फर्क पड़ने लगे। तो ये रियल हैप्पी मैन एक अच्छी किताब के साथ या एक अच्छे मित्र के साथ अपना टाइम बिताता है। इसी बात को इसमें एक्सप्लेन करते हैं आप। अकॉर्डिंग टू द पोएट, a real happy man is God-fearing. He prays to God in morning and evening. As he is a God-fearing person, that is why that he is self-sufficient. Secondly, whatever he achieves, he considers it a gift of God to him. In this way, he always keeps himself away from the sense of evil. Because whatever success he gets in his life, he considers it a kind of gift to him from God. That's why that he always lives a peaceful life. And thirdly, a real happy man passes his days without harming anyone in the company of a good book or a good friend. In this way, a real happy man always leads a happy life by following such rules and principles in his life. हाँ, देखिए स्टेज जो लास्ट स्टेज है पोएम का, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है। अब आप इसे समझें। This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lost of himself to not of lands, and having nothing here are. This man means happy man is free from servile bands. कोई कहता है कि जो रियल हैप्पी मैन है ये गुलामी के बंधनों से मुक्त है। हम जो बाह्य गुलामी होती है उनसे तो मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन खुद की जो गुलामी होती है उससे मुक्त होना मुश्किल होता है। रियल हैप्पी मैन इससे भी परे होता है। खुद की गुलामी से मतलब हमारी बहुत सारी आदतें, हमारे बहुत सारे पैशंस जो हमें गुलाम बनाए रखते हैं, उन सबसे मुक्त होना होता है। खुद की जो बुरी आदतें हमने बना रखी हैं तो एक तरीके से हम गुलाम हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीलिंग्स ऑफ एंगर, रिवेंज, हेट, जेलसी, बहुत सारी आदमी गंदी आदतें बना रखी हैं, तो आप उनके गुलाम हैं, जो आपकी अवनति का कारण है, जो आपको मोरली डिक्लाइन करते हैं, इमोटिव रूप से नीचे गिराते हैं। हैप्पी मैन इन सबसे ऊपर है। आप होप टू राइज और फेयर टू फॉल। रियल हैप्पी मैन हमेशा प्रेजेंट में जीता है, ना तो उसे बहुत ऊंचे उठने की इच्छा होती है और न नीचे गिरने का डर। इसका मतलब हुआ कि ना तो
वो ओवर एम्बिशियस है। क्योंकि वो ओवर एम्बिशियस नहीं है इसलिए उसे नीचे गिरने का डर नहीं है, वो हमेशा प्रेजेंट में जीता है। क्योंकि जो हैप्पीनेस है उनमें पोस्टपोनमेंट नहीं होता, वो वर्तमान में होती है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ द लॉर्ड ऑफ थैंक्स खुद का स्वामी होता है, भले बहुत सारी भूमि का स्वामी ना हो। लैंड्स रेफर टू मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी, भौतिक संपदा का स्वामी भले ही ना हो लेकिन वो खुद का मालिक होता है। सामान्य जीवन में हम देखते हैं कि लोग बहुत सारी मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी इकट्ठी कर लेते हैं, उनके पास भौतिक संपदाएं हैं लेकिन वो खुद के स्वामी नहीं हैं, अपने पैशंस के गुलाम, अपनी दूसरी जो डिजायर्स हैं उनके गुलाम हैं, और तमाम भौतिक संपदा होते हुए भी वो जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। लास्ट में कोई ऑक्सीमोरन का स्पीच करता है, एंड हैविंग नथिंग एट ऑल, फेयर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन, उसके पास कुछ नहीं होता और उसके पास सब कुछ होता है। कुछ नहीं थे उनके मतलब सांसारिक संपदा भले उसके पास ना हो लेकिन ऑल रेफर्स टू स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, उसके पास आत्मिक संतुष्टि होती है, आध्यात्मिक संतुष्टि होती है, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है, जो हमारी सारी सफलताओं का बेस है। इसी बात को इसमें कहते हैं, इन दिस कंक्लूडिंग स्टेंजा द पोएट सेज दैट ए रियल हैप्पी मैन is free from all kinds of syllabus bands. It means that he is free from the feelings of jealousy, greed, anger, or he is free from some bad habits and bad thoughts that make a person morally decline. Secondly, he always lives in present. He does not hope that he will make a lot of progress in his future or whatever happened in past. He always lives in present. That is why he always leads a happy life. It means that he is not over ambitious. Thirdly, the poet says that a real happy man is the master of himself, though he has not achieved or earned a lot of wealth or achieved a lot of prosperity in his life. Lastly, the poet uses the figure of speech of the moron by saying that having nothing here at all, it means that a real happy man has everything because he has a spiritual satisfaction. His spiritual satisfaction, this is the greatest wealth on this earth for a person. So, poet means to say that a real happy man has nothing but he has everything because he has spiritual satisfaction. In this way, the poet has pointed out some essential qualities of a real happy man. If a person follows some qualities or some principles in his life, he may really lead a happy life. ये था आपका कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है, इसे ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।